हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग सभी को एलएलटीसी पंडवा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का क्लास 10th का लेसन सेकेंड पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपको एलएलटीसी पंडवा यूट्यूब चैनल में फर्स्ट लेसन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यानी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का। आज हम लोग सेकेंड लेसन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, वन और वन्य जीव संसाधन, जिस तरह से हम इंसानों को, हम ह्यूमन बीइंग को रिसोर्सेज की जरूरी है, उसी तरह से रिसोर्सेज में जो सबसे फर्स्ट लेसन में हम लोग ये पढ़े थे नवीकरणीय अनवीकरणीय, उसका नवीकरणीय संसाधन में उदाहरण पढ़े थे कि नवीकरणीय संसाधन पहले किसे कहते हैं। तो वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, अतः जिसका पुनः चक्रण होता है, हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में उसमें पढ़े थे हम लोग मृदा, वन, सौर ऊर्जा, ठीक है, जल। तो उसी हम लोग लेसन सेकेंड में वन के बारे में पढ़ रहे हैं, वन और वन्य जीव। अगर वन रहेगा तो उसमें वन्य जीव तो ऑटोमेटिक है कि रहेगा ही। तो कहने का मतलब वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसके बाद उसमें एक और उदाहरण अभी बोले हम, जल यानी वाटर, जो कि हम लोग लेसन थर्ड में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद किसान से रिलेटेड यानी खेती से रिलेटेड है कृषि, जो लेसन 4 में पढ़ेंगे। पर आज हम लोगों को लेसन सेकेंड, जो कि यहां पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप सामने, वन एवं वन्य जीव संसाधन। जैसा कि आप जानते हैं, इसको पहले इसका अंग्रेजी भी लिख लेंगे आप अपना कॉपी में, नोट्स कॉपी में। क्या? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वन एवं वन्य संसाधन। अगर वन होगा तो उसमें वन्य संसाधन, उसमें तो वन्य जीव होंगे ही। तो वन्य जीव को हम क्या बोलेंगे? वाइल्ड लाइफ। क्या बोलेंगे? वाइल्ड लाइफ। जैसे वाइल्ड लाइफ में क्या होगा सर? तो जितने भी जंगली जानवर हैं, जैसे शेर, चीता, हिरन, खरगोश, जो भी बोलिए, ये सब क्या कहलाया? वाइल्ड लाइफ। तो इसको हम लोग एनसीईआरटी का बुक है, और इसमें हर एक लाइन आपको एकदम लाइन बाय लाइन तो पढ़ना ही है। इसको लाइन बाय लाइन हम बताएंगे ही, लेकिन चलिए अब इससे पहले थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं इसके बारे में कि वन क्या है, वन्य जीव क्या है, वन के बारे में पूरे होल वर्ल्ड के बारे में, फिर इंडिया में कैसे मतलब वनों को देखा गया, कैसे क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको एकदम सीधे बताते हैं। देखिएगा, आपको बता दें, ये जो पूरा हमारा जो गोला है, ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे कि ये हमारा पूरा गोला जो पृथ्वी है, इस पर जो महाद्वीप है जिसको हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं, वो पूरा 7th है। 7th में हम आप लोग को बता दें कि एक एशिया है, इसके जस्ट ऊपर में एक यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, और ये क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका है। लेकिन ये ऐसा है नहीं, पर हमारा ये इस जगह पे हमारा एक कंट्री है। हम अपने कंट्री के बारे में ही यहाँ पे बताते हैं कि ये हमारा जो भारत है, सिर्फ हम भारत के ही बारे में आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से जो भारत है उसमें यहाँ पे जो वन है और वन्य जीव के बारे में चलिए हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको बता दें कि जो सिर्फ हम इंडिया का बात करें तो इंडिया का जो पूरा जो क्षेत्रफल है वो क्या है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब ध्यान से देखिएगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में जो फैला हुआ है हमारा भारत,
उसमें पूरे अगर हम बात करें जीवों का, यानी वाइल्ड लाइफ का, तो वो टोटल जो प्रकार है वो 90,000 के 90,000 टाइप के खाली सिर्फ जीव हैं, वन्य जीव। क्या हम इसको बोलेंगे? वन्य जीव। और इसके बाद अगर हम बात करें सिर्फ पौधों का, तो ये है 47,000 ये सिर्फ क्या है? वन का, ये वन का टाइप है। और ये क्या है? वन्य जीवों का टाइप है। ये पूरा जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जैसे अभी हम तुरंत बताएं कि ये पूरा हमारा जो गोला है, तो पूरे गोला पर बहुत सारा है, मतलब कितने सारे वन और वन्य जातियां इतनी है कि उसका हमको नहीं है, मतलब बहुत सारा है, मतलब उसको भी पढ़ना है, पर यहाँ पे आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है। आपका सेकेंड लेसन में सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में, अपने देश के बारे में जानना है कि आखिर हमारे देश में कितनी ज्यादा मात्रा में पूरा जो है वो फैले हुए हैं, और कौन कितने प्रकार के प्रजाति हैं, और कितने प्रकार के जो है वो ये पेड़ पौधे हैं। तो पेड़ पौधे कितना है? 47,000। और जो वन है वो जो वन है वो कितना है? 47,000। और जो वन्य जीव हैं वो कितने हैं? तो 90,000, यानी 90,000। चलिए एक बात और बता दें हम आपको इस लेसन में, कि अगर हम बात करें देखिए, अभी जो लेसन सेकेंड का हम बात कर रहे थे, कि जो लेसन सेकेंड है उसमें वन और वन्य जीव संसाधन, अभी तुरंत बताएं कि ये पूरा जो, अगर हम वन का बात करें तो ये टोटल जो है वो 40, कितना है? 40, सिर्फ और सिर्फ अगर हम वन का खाली बात करते हैं तो वो है 47,000। और ये वन्य जीव कितने हैं? तो ये है 90,000, 90,000। कितना है? 90,000। तो कहने का मतलब है इतनी सारी टाइप हैं। अब हम बारी बारी से इसमें सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन देखिए जैसे क्या है कि हम इंसान जब से इस धरती पर लिए हैं, अवतार लिए हैं, तब से जो है हमारी पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। और हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते जा रही है, जिस कारण से जो है वो वन्य जीवों खतरे में चलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो संसाधनों का जो विकास हो रहा है, हम अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए दिन प्रतिदिन ये नहीं देख रहे हैं कि उसकी क्या हो रही है, कि उसकी कैसी हरास हो रही है। और ये मौसम की वजह से, हमारी वायु इन्वायरमेंट पोल्यूशन की वजह से, और कई सारी परेशानी हैं, जिसके कारण से वन्य जीव जो है वो दिन प्रतिदिन लुप्त होते जा रहे हैं। तो किस तरह से हम जो है वो अपने पारिस्थितिक तंत्र में हैं, और इसके बाद फिर हम लोग इस लेसन में आगे तुरंत पढ़ रहे हैं इसके बारे में, कि किस तरह से जो है अ, ये जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, वन और वन्य जीव संसाधन, थोड़ा सा इस लाइन को देखिएगा। नारक मेरे ईश्वर, लेप्चाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओह नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दें, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दें। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों, जानवरों से ग्रहण करने दें। यानी कहने का मतलब यहाँ पे एक बेचारा जो पोएट है, वो कहता है कि बस इतना, कि गॉड मेरे मेरे को अपने आप को ना आप अपने आप में समर्पित कर लें, क्योंकि उसको ना नेचर से प्रेम है, और वो चाहता है नेचर, मतलब नेचर को चाहता है। अब देखिए ये कह रहा है, मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दें, और इसे आपको ही समर्पित करने दें। यानी कहने का मतलब जो हम हैं, और ये जो नदी पर्वत झरने हैं, ये सब के सब जो है वो सबको।
देखिए अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये क्या है, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों का लेप्चा संगीत है। ये पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता, यानी मतलब कोलकाता जो शहर है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हमको वन और वन्य जीव संसाधन में हम इंसान, ह्यूमन बीइंग, मानव जाति जो हम लोग रह रहे हैं, वो एक नहीं दो नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ों जातियों के साथ, उसके साथ हम लोग रहते हैं। वो एक दूसरे के हम लोग को पूरक है, वो हमारे पूरक है, हम उसका पूरक है। इस तरह से कई सारे जीव हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं, जो पूरे पर्यावरण को बनाए रखते हैं, पूरे ये जीवधारी को बनाए रखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, इस ग्रह पर सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया जोक से लेकर वट वृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारी के साथ रहते हैं। यानी हम इस ग्रह पर सिर्फ एक जीव या दो जीव नहीं बल्कि करोड़ों जीवधारी के साथ रहते हैं। वो छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव हो या बड़ा से बड़ा व्हेल हो, मछली, या हाथी हो स्थलधारी। तो कहने का मतलब इन सब के साथ यानी लाखों करोड़ों जैव विविधताओं के साथ हम रहते हैं, जो कि पूरा का पूरा ये पृथ्वी भरा हुआ है। अब देखना कह रहा है कि यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। यानी यहाँ पे एक दो प्रकार के जीव नहीं है बल्कि बहुत सारा, जैसे बाघ, सियार, चीता, लोमड़ी, हाथी, बंदर, हिरन, खरगोश, ये सब जो टाइप है, ये सब जो जानवर है, सब जैव विविधता, मतलब ये उसी तरह से पक्षियों में, पशुओं में, हर एक जीवों में जो है, ठीक है, वनों में, सब में विविधता है। तो उन सब जो यहां देखिए कह रहा है कि जैव विविधता यानी जीवों में विविधता, जीवों में अंतर से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव जो है वो क्या करते हैं, एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। वो कैसे कह रहा है कि जिसका हम मानव और उस दूसरे जीवधारी यानी मानव और दूसरे जीवधारी यानी दूसरे जीवधारी के साथ हम एक पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। मतलब वो हम पर डिपेंड है, हम उस पर भी डिपेंड है। जैसे अब कहो कि सर जानवर पर हम कैसे डिपेंड है, तो जैसे बैल है, तो बिना बैल का हमारा हल चल सकता है। अब तो खैर टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत सारे मशीन आ गए, इंडस्ट्री आ गई, वो तो बात है, लेकिन वो अभी भी जो है वो बहुत सारे जीवों के, जंगली जीवों के सहारे हमारा जीवन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए उस टाइम में, जब एंशिएंट टाइम में क्या है, बैलों का यूज किया जाता था। अभी भी बहुत सारे रूरल एरिया में जाएंगे तो देखेंगे कि बैलों का यूज किया जाता है बहुत सारे कामों के लिए। अब देखिए, तो जिसका हम एकमात्र हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। फिर से देखिए, अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण वायु जिसे हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन करते हैं, वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पाद हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। यानी कहने का मतलब वन ये प्राथमिक उत्पाद है, प्राथमिक क्रिया जो हम लोग कहते हैं। यानी कहने का मतलब प्राथमिक क्रिया हम लोग जो खेती करते हैं, उसी तरह से प्राथमिक उत्पाद जो गॉड का दिया हुआ ये वन खुद से उगता है। ये कई सारे जीवों का वास स्थल यानी शेल्टर है, आश्रय है, और इसके बाद इससे कई सारे लोगों को, कई सारे वन्य जीवों को भोजन भी मिलता है, जिसके पत्ते से कुछ का छाल, किसका जड़, किसी का फल, किसी का बीज, ये सब खा खाकर कई सारे जंगली जीव अपना पेट को भरते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है ये कई सारे मतलब जो वन है यानी वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पाद है जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। अब देखिए, वन्य जीव और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता वही जीवों का प्रकार पाई जाती है। यह आकार और कार्य में विभिन्न है, परंतु आत्मनिर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। चलिए, सबसे जो पहला जो टॉपिक है हम लोगों को है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। भारत में वनस्पति जात कितना है और प्राणी जात कितने हैं। अभी तुरंत हम आपको बताएं कि जो वनस्पति जात है यानी जो वन है वो हमारे 47,000, लेकिन अब कहिएगा उसमें का हो सकता है कि पढ़ेंगे तो कुछ और निकलेगा, तो ये मत कहिएगा कि सर अभी तो आप बोले कि 47,000,
तो इसमें तो 43,000 ही दिया हुआ है। तो जैसे क्या है ना कि बुक कोई न्यू है कोई ओल्ड ऐसा भी है, तो ओल्ड में जो पुराने समय में जो काउंटिंग किया गया था तो उस टाइम में कम टाइप के था, अभी नए टाइप के आया तो ज्यादा टाइप के हो गया, ज्यादा काउंटिंग किया गया, या नहीं तो ऐसे भी हो सकता है कि कुछ दिन के बाद आने वाले 10-20 सालों के बाद फिर ऐसा होगा कि वो 47 सीधे 37 में 1000 में बदल जाए। क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन वनस्पतियों का, जीवों का सब जो प्रजातियां हैं वो नष्ट होते जा रही हैं, तो वो कम हो सकता है। देखिए यहाँ पे भारत में वनस्पति जात जो कि हम अभी तुरंत बताए 47, और पुरानी जात जो कि हम बोले 19,000। लेकिन अब देखिए ये इसमें अब क्या बुक में दिया हुआ है, इसको मैंने लेटेस्ट अभी तुरंत का आपको हम बता रहे हैं, लेकिन इसमें अब क्या दिया हुआ है चलिए देखिए आपके बुक में। यदि आप आसपास नजर दौड़ाते हैं अपने ही अगल बगल क्षेत्र में, अपने अगल बगल एरिया में अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैसे कई सारे ऐसे जीव हैं जो आपके ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो कहीं और नहीं है, ठीक ना। देखिए वन और वन्य जीव पाए जाते हैं, यहां तक तो हो गया था। वास्तव में भारत, आपको भी तुरंत बताया शुरू में ही कि भारत जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका क्षेत्रफल है जो फैला हुआ है। उसमें वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। बाबू ये वन के मामले में बहुत फेमस है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे वन पाए जाते हैं, और वो भी वन प्रकार के, मतलब वन का बहुत ज्यादा प्रकार, मैंने बहुत ज्यादा वन पाया ही जाता नहीं है, बहुत ज्यादा प्रकार प्रकार के भी वन पाए जाते हैं। क्योंकि इतना सारा टाइप और इतना बेशकीमती पेड़ पौधे जो कि पूरी दुनिया में ऐसा भारत जैसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि यह बहुत फेमस है। जैसे खाली सिर्फ हम अगर बात करें हिमालयन योग का, जो 2400 किलोमीटर दूरी में लंबे चौड़े में जो फैले हुए हैं हिमालय पर्वत, उस पर तो इतने सारे टाइप हैं पेड़ पौधों को कि वहां से तो मत ही कहिए। बहुत सारा जो है वो कई सारे खाने पीने के चीज, कई सारे औषधि के रूप में, कई सारे जड़ों का, कई सारे फल के बीजों का यूज किया जाता है। यानी विविधता के मामले में एकदम अनलिमिट है, यहाँ पे बहुत सारे पाए जाते हैं। देखो भारत, वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है, सबसे कई सारे समृद्ध देशों में से एक है। यहां विश्व की सारी जैव उपजातियों का 8% संख्या यानी लगभग 16 लाख पाई जाती है। कहने का मतलब समझे फिर से, यहां विश्व के सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या है। अगर हम पूरे वर्ल्ड का बात करें तो लगभग में 200 से 250 कंट्री हैं। अब उन 200-250 कंट्रीज में अकेले 8% भारत के पास संख्या है। सोच लीजिए आप कितना भारत आगे है, और कितना, लगभग 16 लाख यहाँ पे पाई जाती है उपजातियों की संख्या, और ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों में से 2 से 3 गुना है। और आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से यहाँ पे वन है, वन्य जीव है, और वो कैसे क्षेत्रफल में रहते हैं, उसका किस्म क्या है, इस सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखिए आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। वन है तो उससे हमको क्या फायदा है, जीव है, वन्य जीव है तो उससे हमें लाभ या हानि क्या है, इसके बारे में आपने देखा होगा, मतलब देखा है। और ये भी है कि उसका क्या महत्व है ये नहीं पता हमको। ये विविध वनस्पति जात, वनस्पति जात मतलब फिर से जानिए वनों का प्रकार, वनों का प्रकार, ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात यानी वन्य जीवों का प्रकार। वन्य जीवों जैसे अभी तुरंत बताया बाघ, हिरन, क्या बोलते हैं गधा, जंगली गधा, घोड़े, क्या बोलते हैं ये खरगोश, इस तरह से बंदर, कई सारे जो टाइप है उसमें कह रहा है ये सब कितना, ये प्राणी जात हमारे इतनी माने प्रकार के वनस्पति और प्राणी हैं हमारे अगल बगल, हमारे इर्द गिर्द, हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में, कि हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कदर नहीं करते। वन है, अरे बहुत सारा तो पेड़ है हमारे पास, तो उसको क्या जरूरी है, इतना क्या होगा, बहुत सारे जीव हैं, अरे इसकी क्या जरूरत है, बाघ है तो चीता है तो तेंदुआ है, तेंदुआ आ गया इस क्षेत्र में तो चीता आ गया है, तो क्या बोलते हैं तेंदुआ लोगों को मार रहा है, इस तरह से कई सारी बातें आते रहती हैं। तो उसको क्या किया जाता है कि हम कदर नहीं करते हैं, उसको मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि जो वन्य जीव का जो टाइप है वो दिन प्रतिदिन हमारे पृथ्वी पर से खत्म होते जा रही है।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसका कद्र नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। वन और वनस्पति जात, वन्य वनस्पति जात मतलब जंगल में जो पौधे हैं वो खत्म होते हो गए 10%, और 20% जो है वो स्तनधारी स्तनधारी मतलब जो स्थल पर जो जीव रह रहे हैं, ठीक ना, तो वो सब खत्म होने का खतरा है। इनमें से कई उपजातियां जो नाजुक अवस्था में है और लुप्त होने के कगार पर है, और जैसे में उनमें से चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली चीतीदार उल्लू, मधुका इग्निस, यानी ये क्या है, मधुका क्या है, तो महुआ की जंगली किस्म, यानी जंगली महुआ। एक महुआ जो इधर देखे होंगे, इसके बाद भी वहां पे महुआ एक होता है जो जंगली महुआ है, जिसको हम लोग मधुका इग्निस कहते हैं, मधुका इनसिग्निस, और है हुबर्रिया हेप्टान्यूरोन, यानी ये घास का एक प्रजाति है। ये सब शामिल हैं, और ये शामिल किसमें है, यानी जो कि खत्म हो गए हैं, लुप्त होने के कगार पर हैं और लुप्त हो गए हैं। वास्तव में देखिए कर रहा है, वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्रजातियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। यानी दिन प्रतिदिन इतनी पेड़ पौधे और वन्य जीव खत्म होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ से, हमारे क्षेत्र से, हमारे एरिया से, हमारे भारत से, यानी अपने देश से वो लुप्त हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे जीवों के बारे में तो हमको पता ही नहीं चल पाता है कि वो लुप्त हो गया या है भी। थोड़ा सा अब देखिए, जो अभी तुरंत पढ़े हम लोग, लुप्त होते वन। बाबू, जब आप आईएससी 11th में जाएंगे तो आपको इंग्लिश बुक में पढ़ना है कि एक दिन में 1 सेकंड में अगर हम पूरा गोला का अपना पृथ्वी का बात करें, पूरे 6 महाद्वीप, एक महाद्वीप यानी अंटार्कटिका पर इंसान रहता नहीं, आप जान रहे हैं, तो पूरे 6 महाद्वीप में जितने भी वन है और वन्य जीव है, वो दिन प्रतिदिन, रात दिन, सुबह शाम, हर वक्त कटते जा रहे हैं। उसमें बुक में साफ लिखा हुआ है कि 1 सेकेंड में 1 से 1.5 एकड़ वन कट जा रहे हैं। अब सोचो सर, 1 सेकेंड तो इतना कम टाइम है, एकरा में 1.5 एकड़ पेड़ कैसे कट जाएगा? लेकिन हाँ, ऐसा है, उसमें लिखा हुआ है। वाकई में इस बात को साइंटिस्ट के अनुसार हम बता रहे हैं कि साइंटिस्ट ये बात को पता लगाई है, आंकड़ा लगाई है कि किस तरह से 1 सेकेंड में 1 से 1.5 एकड़ इस पृथ्वी पर से, इस पूरे गोले पर से वन नष्ट होते जा रहे हैं। हम सिर्फ अपने देश के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, लुप्त होते वन। भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। कैसे? क्योंकि दिन प्रतिदिन यहां पे रेलवे के लिए, रोड बनाने के लिए, इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए, खेती करने के लिए, और क्या बताएं, मतलब बहुत सारे, हर एक एक्टिविटी के लिए लोगों को जगह चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, और इसके लिए वो क्या कर रहा है कि सबसे पहले ये वन को ही नष्ट करते जा रहा है, हम ह्यूमन बीइंग। क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे हमको रिसोर्सेज चाहिए, सब चीज को, मतलब आराम चाहिए, सुख सुविधा चाहिए इंसानों को, और इस सब के लिए इफेक्टिव करते जा रहे हैं वो वन को और वन्य जीवों को हरास, अब मतलब वनों की कटाई करते जा रहे हैं। तो अब आपको पता होगा कि जब वन ही नहीं रहेगा तो वन्य जीव कहां से रहेंगे? क्योंकि उसका वास स्थल, उसका आश्रय, उसका शेल्टर ही जब नहीं रहेगा तो वो रहेंगे क्या? तो इसीलिए वो वन्य जीव भी खत्म होते जा रहे हैं। तो यहां पे देखिए, देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 80 कितना है, 8,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है अनुमानित। देखिए, हम अभी आप लोगों को पहले ही बताए थे कि ये लेटेस्ट न्यू बुक के अनुसार वो चेंज होते जाता है, पिछली बार कुछ और था,
और जो पुराना वाला बुक था, यानी जो जब न्यू सिलेबस के अनुसार नहीं बदला था, देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 8,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 24.56% हिस्सा है। सघन वन 12.4% है, खुला वन 9.6% है, 26% है और मैग्रो वन 0.15% यानी परसेंट है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2017 से सघन वनों के क्षेत्र में 3,976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों, प्रबंधन की भागीदारी तथा वृक्षारोपण से हुई है। कहने का मतलब बहुत सारा चेंजिंग किया जा रहा है, वनों को लगाया जा रहा है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे चित्र 2.1 में दिखाया गया है कि किस तरह से वनों को काटा गया है, ये देखिए। और काटने के बाद उसमें फिर पेड़ों को आग लगाया जाता है, जिस कारण से छोटे छोटे पौधे जो भी उगते हैं वो भी सूख जाते हैं। चलिए हम देखिए हम बताते हैं पूरे, अगर ऐसे साइंटिस्ट कहा है, मतलब कहते हैं कि पूरे अगर हम बात करें पूरा अपना क्षेत्र का, तो पूरा ये जो क्षेत्र है, मतलब कोई भी क्षेत्र है वो अपने आप में 100% है, तो उस 100% में कम से कम 30 से ऊपर यानी 32-33%, एक्यूरेट 33%, अगर 33% में वन है तो वो पूरा एरिया, उस वहां का जो एनवायरमेंट है, वातावरण है, वो एकदम शुद्ध है, बढ़िया है। लेकिन अगर 33% से अगर कम हो जाए तो फिर वो वहां पे पॉपुलेशन में पोल्यूशन क्या होगी, बढ़ते जाएगी। तो इस तरह से दिन प्रतिदिन तो पोल्यूशन बढ़ते ही जा रही है। पर यहाँ पे देखिए भारत में क्या है कि किस तरह से फिर से सघन वन कितना था, तो 12, और ये क्या बोलते हैं खुला वन 9 और मैग्रो वन 0.15, और ये 2019 में सब ये सब पता लगाया गया था। चलिए अब देखिए, आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं, यानी विभिन्न प्रकार के जो प्राणी है और पौधे हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम जीवों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा जीव अभी है जो अनुकूल है, एकदम काम भरा है, न ज्यादा है न कम है, तो उसको हम कौन सा जाति कहेंगे, कौन सी जाति के अंतर्गत रखेंगे। कुछ ऐसे जीव हैं जो लुप्त हो गए तो उसको हम क्या कहेंगे, कुछ ऐसे जो लुप्त होने के कगार पर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका उदाहरण क्या है। तो चलो हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, तो आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले है सामान्य जातियां। सामान्य मतलब एकदम सामान्य है, न हाई है न लो है, न ज्यादा ऊंच है न ज्यादा नीच है, न ज्यादा मतलब ज्यादा है और न ही ज्यादा कम है। तो सामान्य कहने का मतलब बाबू देखिए आप लोग सभी कोई, कि सामान्य का मतलब एकदम जनरल, एकदम हमारे आसपास जैसे अवेलेबल थे वैसे ही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सामान्य। ना उसमें ज्यादा कमी हुई है ना ज्यादा वो बढ़ा है, तो बढ़ने के तो सवाल ही नहीं है, सिर्फ कम ही होते जाता है। तो सामान्य जातियां किसे कहते हैं, सबसे पहले आप सामान्य जातियां लिखने के बाद फिर इसको डैश देने के बाद लिखेंगे ये वे जातियां हैं, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। कोई आपको रटने की जरूरत नहीं है, कोई उस तरह की किताब की आप बस एक बार लिख लें, इसको समझ लें और बस अपनी वे में लिख दें। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, सामान्य मानी जाती है, सामान्य जातियां कहलाती है। जैसे पशु, साल, चीड़, कृंतक, रोडेंट्स इत्यादि, ये सब क्या है, एकदम सामान्य है। इसको रखने के लिए मतलब ये माने सामान्य है का मतलब जितना पहले था उतना है, उसको में ज्यादा कमी नहीं आए है। लेकिन अब एक और जाति आई और वो जाति आया संकटग्रस्त। सर संकटग्रस्त माने, संकट माने तो आपको पता है सबको, संकट मतलब ही होता है क्या, कष्ट, बहुत दिक्कत। तो संकटग्रस्त, संकट से ग्रस्त है, संकट से परेशान है, ये जातियां कुछ ऐसे जाति हैं। देखिए थोड़ा सा संकटग्रस्त जैसे क्या है ना, कि हम फिर से बता दें आपको, दिन प्रतिदिन जैसे हम इंसानों की, हम ह्यूमन बीइंग की, मानव जाति की दिन प्रतिदिन जो पॉपुलेशन है वो जैसे जैसे वर्ष बीतते जा रहा है हमारी बढ़ते जा रही है, और हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है और जानवरों को और जीवों को, पौधों की पॉपुलेशन घटते जा रही है। क्यों? क्योंकि उसको वही वास स्थल चाहिए, आश्रय चाहिए, जो कि हम उससे छीनते जा रहे हैं, वनों को काटते जा रहे हैं, जिस कारण से वन्य जीवों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। संकटग्रस्त जातियां किसे कहेंगे, तो वे जातियां
डिफिनेशन में क्या लिखना है, वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। बस हो गया। अब देखिए इसमें फिर संकट, इसमें ही और क्या कह रहा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इसकी संख्या कम हुई है, किसी को पानी नहीं मिला, किसी को चारा नहीं मिला, किसी को आश्रय नहीं मिला, इस तरह से कई सारी परेशानियां आई उनके पास, किनके पास, जंगली जीवों के पास। तो जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। और इसका एग्जाम्पल फिर आप जैसे लिखकर डैश देकर लिखेंगे, काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, बंदर भी है तो शेर के पूंछ की जैसा, तो उसको क्या हम बोलेंगे, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरन इत्यादि। इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं जो संकटग्रस्त हैं, यानी वो खत्म होने के कगार पर है, कष्ट में है, मतलब उनकी वासस्थल छिन रही है, उसको खाने पीने की चीजें छिन जा रही है, और जिस कारण से वो पूरे संकट में है, उसी को हम क्या बोलेंगे, संकटग्रस्त जातियां, जिसमें एग्जाम्पल ये भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे। अगला जो टॉपिक है, अगला जो आपका हेडिंग है वो है सुवेद जातियां। सुवेद जातियां किसे कहते हैं, तो आपको फिर से देखिए रटने की जरूरत नहीं है। एक आया सामान्य जातियां, जिसको जीने के लिए सामान्य सब कुछ अवेलेबल है, सामान्य जातियां कहते हैं, जैसे लिख दीजिएगा। संकटग्रस्त जातियां, जिसको जीने के लिए जो है वो कई सारे समस्याएं उत्पन्न हो गई है, वो पर्याप्त उसके लिए वासस्थल और कई सारे खाना पीना जो है वो उसको मिल नहीं पा रहा है, यानी कई सारे विषम परिस्थिति उनके सामने आ गई है, बस उसको हम क्या बोलेंगे, संकटग्रस्त जातियां। सुवेद जातियां क्या है, तो ये वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है, यानी दिन प्रतिदिन उसकी संख्या घट रही है, वो सेम संकटग्रस्त की तरह ही यही है। तो फिर से वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है, यदि इसकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने की परिस्थितियां नहीं बदली जाती और इसकी संख्या घटती रहती है, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। मतलब सर, अगर मान लीजिए कि जिस तरह से जिसको दाना की कमी है, यानी चारे की कमी है, जिसको पानी की कमी है, जिसको वासस्थल की कमी है, उन जानवरों को अगर हम पर्याप्त मात्रा में उसके वासस्थल का प्रबंध न कर दें, उसकी खाना का प्रबंध न कर दें, उसके रहने का प्रबंध न कर दें, उसको पीने का पानी के प्रबंध न कर दें, तो क्या होगी, वो भी खत्म होते जाएंगे और वो भी संकटग्रस्त जातियां में शामिल हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल, यानी जैसे में हम क्या बोलेंगे, नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि, ये सब इसका एग्जाम्पल है, यानी सुवेद जातियां का। यानी सुवेद जातियां भी एक तरह से संकटग्रस्त ही है, लेकिन ये अभी संकट में नहीं है, मतलब, लेकिन अगर नहीं ध्यान दिया जाए तब ये संकटग्रस्त में हो जाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए दुर्लभ को हम क्या बोलेंगे, रेयर, यानी एकदम रेयर है। रेयर मतलब शायद देखने को गलती से कहीं जहीं एक आगो शायद मिल जाएगा। ठीक है, नहीं कहते हैं, कोई आप सुने होंगे, अरे एकदम रेयर है, एकदम रेयर केस है। रेयर केस मतलब क्या, एकदम, उसको हिंदी अगर हम बोले तो उसको हम बोलते हैं दुर्लभ। तो यह क्या है, दुर्लभ जातियां, यानी शायद मिलेगा। तो देखिए इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुवेद है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। फिर से देखिए वही बतवा को संकटग्रस्त में जो कहा, सुवेद में जो कहा, और सुवेद में कहने के बाद फिर दुर्लभ में भी वही कह रहा है कि मतलब दुर्लभ जाति में भी, दुर्लभ जाति माने शायद एक आगो, अगर मान लो कि हम बात करें चीता का, तो चीता देखिए आज के बहुत साल पहले ही चीता हमारे पृथ्वी पर से गायब हो गए हैं, पूरे गोला पर से हमारे कहीं आपको पूरा पृथ्वी पर चीता नहीं मिलेगा। जैसे तेंदुआ, शेर, बाघ, जैसे शेर को ही बात करें तो शेर और बाघ एक साथ, ये दोनों जानवर सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं, पूरी दुनिया में और कोई कोना में जाएंगे तो शेर और बाघ दोनों एक साथ, दोनों एक साथ ये जानवर नहीं पाए जाएंगे। लेकिन ये मतलब जातियों में समृद्ध है ना, इसलिए बहुत फेमस ये कंट्री है हमारा। तो देखिए दुर्लभ यानी शायद एकाध कोई अगर जीव मिल जाता है, वो पक्षी हो या कोई भी जानवर हो, तो अगर वो शायद एकाध मिल जा रहा है, और वो भी पूरा विषम परिस्थिति नहीं, अगर उसके विपरीत, यानी वो जिस तरह से वो खत्म हो रहा है या कम है, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाए कि वो बढ़े उसकी पॉपुलेशन, तब तक ले वो भी एक जो शायद एकाध है वो भी खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा तो पूरा स्थिति खराब हो जाएगी, वो यानी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। इसलिए उस पर विशेष ध्यान देनी है। इसकी एग्जांपल वही जो संकटग्रस्त में है वो भी आप बोल सकते हैं, नीली भेड़, ये सब ही उसी में आएगा, दुर्लभ जाति में। चलिए
अब एक और पॉइंट आया, स्थानिक जातियां। स्थानिक जातियां, देखिए हम बार बार कहते हैं आप लोग को कि किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। स्थानिक जातियां तो वैसे वे जातियां जो किसी विशेष स्थान पर, किसी खास स्थान पर पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? स्थानिक जातियां। वो क्या है? अब देखिए यह किताब में डिफिनेशन कैसे दिया हुआ है। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं के से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं जो विशेष जगह पर पाए जाते हैं, यानी खास जगह पर पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ऊंट को अपने पास रखें तो वो तो रहेगा, लेकिन उसको क्या है? रेगिस्तान ही पसंद है, ज्यादा गर्मी ही पसंद है, ज्यादा ठंडा ज्यादा गर्मी उस तरह के ही जगह को पसंद करेगा। अगर हम बात करें तो ठंडे क्षेत्र में रहने वाले जीव को अगर हम यहां ले आए तो क्या वो रहेगा? नहीं। उसी तरह से कोई खास जीव में, जैसे यहां पे देखिए अंडमानी टील, एक टील है जो अंडमान में रहती है, उसको दूसरा जगह वो नहीं रहती है, ये खास स्थान पर ही पाया जाता है, इसीलिए इसका क्या कहा गया? अंडमानी टील। ठीक है। अब देखिए निकोबारी कबूतर, निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो हमारा है भारत का में जो शामिल है उधर पूरब में, यानी ये बंगाल की खाड़ी में जो स्थित है अंडमान और निकोबार। निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, ये बस उसी जगह पाया जाता है, दूसरी जगह इन जानवरों को अगर ढूंढा जाए तो वो नहीं पाए जाते हैं। और अरुणाचल के मिथुन, ये मिथुन भी एक क्या है? जीव है जो कि वहीं पे पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में ही, और ये दूसरी जगह में नहीं पाया जाता है। चलिए अब देखिए एक और खाली लास्ट है, वो है लुप्त जातियां। लुप्त जातियां वे जातियां जो लुप्त हो गई है, खत्म हो गई है, जो कि अभी उसके वास स्थल पर अगर हम ढूंढे तो वो नहीं मिल रहा है, तो इसको हम डिक्लेरेशन कैसे कहेंगे? ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है। यानी जंगल में जो रिसर्चर्स लोग हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो पशु को ढूंढते रहते हैं, कई सारे एक्सपर्ट ऐसे भी होते हैं जो कौन सा पशु है उसके बारे में पता लगाते रहते हैं, तो वहां पे जब साइंटिस्ट या जो रिसर्च करने वाले जो भूगोलवेता हैं वो जब गए उस जानवरों को ढूंढ ले तो वो देखे कि उसका आवास स्थल खाली है, यानी वहां पे वो जानवर नहीं है, तब उसको हम क्या कह दिए? लुप्त जातियां। यानी वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप, यानी पूरे महाद्वीप यानी पूरी पृथ्वी पर से ही लुप्त हो गई, कहीं नहीं है ये। और उसी को हम क्या कहेंगे? पूरी पृथ्वी पर से ही लुप्त हो गई है, उसे हम लुप्त जातियां कहते हैं। अब देखिए ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता, आपको पूछेगा कि लुप्त जाति किसे कहते हैं, तो वे जाति जो कि पूरे पृथ्वी पर से ही लुप्त हो गए हैं, पूरे मतलब पूरे क्षेत्र में से ही, यानी पृथ्वी पर कहीं नहीं है। पृथ्वी पर ही नाम ले ले तो फिर उसमें देश विदेश और महाद्वीप का तो बात ही नहीं आता है, यानी पूरा पृथ्वी पर से ही लुप्त हो गया है, तो उसे हम लुप्त जातियां कहते हैं। इसमें कौन है? तो एशियाई चीता, एशियाई चीता, एशियाई चीता। दूसरा क्या है? गुलाबी सिर वाली बतख। उसका जो बतख को देखे है ना, तो उसका जो मुंडी है, पूरा हेड, सिर, वो क्या है? गुलाबी कलर का है। तो यहां पे कह रहा है कि गुलाबी सिर वाली बतख। चलिए अब एक जीव के बारे में, एक जानवर के बारे में हम आपको बताएं, और वो जीव जो है, वो जो जानवर है, उसका नाम है एशियाई चीता। चीता जो कि आज नहीं, उसको कई साल पहले ही ये देखा गया कि वो अपने जगह पर से, अपने वास स्थल पर से वो खत्म हो गया, यानी लुप्त हो गया। वो कैसे? तो चलिए देखते हैं एशियाई चीता कहां चला गया, कहां चला गया, कहां जाएगा? अरे उसको खाना नहीं मिला, भोजन यानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, वास स्थल उस तरह का नहीं रहा, इसलिए वो लुप्त हो गया। अब इसके पीछे भी कई सारा रीजन है, जैसे कई सारे पेड़ पौधे, कई सारे जानवर अपने आप मर जाते हैं, तो वो अपने आप नहीं, कोई ना कोई पारिस्थितिक तंत्र, कोई ना कोई केमिकल, कोई ना कोई क्या बोलते हैं ये किरण, या कोई ना कोई तरंग, जो मशीनरी होती है, जो इफेक्टिव कर देते हैं जानवरों को और कई सारे पक्षियों को, तो वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है। हमारे शरीर पर भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन उसका कम पड़ता है, ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। वो तो प्रभावित करता ही है, पर वो उतना असर नहीं पड़ता है। बहुत सारे जीव जो है वो खत्म हो रहे हैं। इसके अलावा आपको पता होगा, जीव, जंगली जीव और पक्षियों और कई सारे बने वही जीवों का अगर खत्म होने के पीछे रीजन है, तो बस वही हम जो एडवांस होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में, बहुत सारे कीटनाशक,
बहुत सारे चीजों का हम यूज कर रहे हैं पौधों में, उर्वरक, खाद, ये वो। अब उस मान लीजिए कि कोई भी पौधे में अगर हम कीटनाशक का छिड़काव किए, वो कीटनाशक पानी में बहकर वो कोई अहरा तालाब, नदी में बहा, बहने के बाद फिर वो किसी अहरे तालाब में जमा हुए, जमा होने के बाद उस पानी को जानवर जो है वो पीता है, क्योंकि जानवर को तो पता नहीं है कि इसमें गंदगी है या क्या है, वो जानवर तो जानवर ही है, और वो पी लेता है उस पानी को, और जिसके कारण उसे इफेक्ट हो जाता है और वो खत्म हो जाते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे आखिर चीता कहाँ चला गया, यानी उसको खत्म होने के पीछे क्या कारण था। भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी। देखिए बच्चों, मतलब एकदम इतना स्पीड चलेगा, उतना स्कॉर्पियो बोलेरो भी नहीं चलेगा। इमेजिन कर लीजिए, सोच लीजिए वो कितना स्पीड दौड़ता था। अब ना हम इतना एडवांस हो गए हैं कि हमारे पास इतना 200, 300, 400 की स्पीड चलने वाली गाड़ी है, 200 की स्पीड चलने वाली गाड़ी है। लेकिन अभी के अगर हम दो चार मतलब 10, 20, 50 साल पहले बात करें तो उस तरह की नई टेक्नोलॉजी थी, उस तरह का स्पीड चलने वाले हमारे पास उस तरह के कुछ नहीं मशीन थे। तब सोचो ये कितना तेज दौड़ता था। वो भी प्राणी का बात यहाँ पे कर रहा है, जो इंसान, जो मशीन का तो बात ही नहीं कर रहा है। इंसान सोचिए कितना दौड़ता है, लेकिन ये देखिए चीता कितना दौड़ता था। भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीती, चीता, चीती बोल रहे हैं। ये बिल्ली परिवार का एक अजूबा, बिल्ली बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से दौड़ सकता है। 112 किलोमीटर, एक घंटा में 112 किलोमीटर वो दौड़ सकता है। सोच लीजिए 112 किलोमीटर कितना हो गया, एक घंटा में वो दौड़ सकता है। ये है उसकी कैपेसिटी थी। और लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता था कि चीता एक तेंदुआ होता है, जो तेंदुआ जो गोल गोल उसके पीठ पर जो है वो छाप होते हैं, पर ऐसा नहीं, वो तेंदुआ चीता नहीं होता है। तेंदुआ तो ये तो आम जनरल कहीं भी मिल जाएगा, पर ये चीता नहीं है। यानी लोग कहते हैं कि ये चीता ही मतलब चीता एक तेंदुआ होता है, लेकिन चीते की विशेष पहचान होती है उसकी आंख के कोने से मुंह तक। आंख के कोने से डायरेक्ट मुंह, उन लोग को आंख को देखा होंगे, आंख से डायरेक्ट मुंह तक ये जुड़ा हुआ होता है। ये एक क्या है, एक लकीर नुमा, मतलब नाक, मुंह तक, नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं के लकीर नुमा निशान होते हैं। यानी आंख से लेकर ये मुंह तक उसका काला काला ऐसे लकीर नुमा चिन्ह होते हैं, निशान होते हैं। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे। फिर से 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी यानी 1901 से लेकर 1999 तक का जो टाइमिंग था, उसमें उससे पहले जो चीते थे वो अफ्रीका और एशिया के दूर दूर तक फैले हुए थे। यानी कहीं भी जाओ तो वो चीता वहां पे था, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने के कारण, फिर से चीता का आखिर गायब होने का कारण क्या था, तो वो क्या था कि उसके आवासीय क्षेत्र, इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने के कारण ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले यानी 1952 में ही लुप्त घोषित कर दी गई। यानी 1952 में ही ये घोषित हो गया कि जो चीता है वो हमारे पृथ्वी पर से, मतलब हमारे इंडियन स्थल से वो खत्म हो चुका है। चलिए अब आगे है, वे प्रतिकूल कारक कौन है जिसमें वनस्पति जात और प्राणी जात का ऐसा भयानक ह्रास हुआ, तो वो सब बस एक ही बस कारण है, वो है हमारी बढ़ती पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग डे बाय डे पॉपुलेशन। यानी किस तरह से दिन प्रतिदिन जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते जा रही है, यही सब कारण है। अब चलिए आगे, यदि आप चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्राकृतिक संसाधनों को में परिवर्तित कर दिया है। क्या परिवर्तित कर दिया है? प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है। ये सब पेड़ पौधे हैं, जीव हैं, कहने का मतलब ये पौधे हैं, ये सब पौधे हैं। इस पौधे को खाने के लिए खाकर जी रहा है ये लोग, लेकिन ये सब क्या है, खत्म हो जा रहा है। देखिए साइकेस विडोमिडाया, पूर्वी घाट पर पाया जाने वाला एक दुर्लभ साइकेट, ये एक मतलब पेड़ों का प्रजाति है जो किस तरह का है। और देखिए वहां पे ये कुछ जीव भी दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए जीव भी दिए हैं। कर्नाटक में पाए जाने वाले हेट्रोमिट्स कानारेंसिस, पश्चिम घाट के दक्षिणी भाग में पाया जाने वाला ऑक्लेड्रा ट्राइथनवोकोरिया गैम्बल,
यानी पोएसी, जिसका उपयोग चटाई एवं टोकरी बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? चटाई या टोकरी बनाने में। जैसे बांस का हम लोग कैसे टोकरी बनाने के लिए बांस को यूज करते हैं, उसका छोटा छोटा टुकड़ा करके। और ये संकट ग्रस्त औषधि लता है जो जिसका नाम है एम्बिलिका राइबीज। ये औषधि यानी दवा बनाने का एक क्या बोलते हैं, पौधा है। कुछ लुप्त और दुर्लभ संकटग्रस्त जातियां, ये लुप्त हो चुके हैं, कई सारे जीव और जो पौधे हैं ये लुप्त हो चुके हैं, और दुर्लभ यानी शायद देखने को अगर मिलेगा भी तो शायद एकाध गो, या संकटग्रस्त या ये खत्म होने के कगार पर है। अब देखिए, हमको आखिर पेड़ों से क्या क्या चीज के फायदे के लिए हम लोग काट रहे हैं। तो आपको कई सारे मूवी में, कई सारे सीरियल में ये देखे होंगे कि किस तरह से लोग तस्कर करते हैं पेड़ों को, जानवरों को काटकर। आप एक मूवी भी देखे होंगे पुष्पा, जिसमें किस तरह से चंदन की लकड़ी को काटा जाता है। चंदन की लकड़ी को पुष्पा फिल्म में ना आप देखें, लेकिन रियल में अंग्रेज लोग, फ्रांसीसी लोग जब आया भारत में, तो एक जगह है जिसका नाम है मैसूर, जो अभी कर्नाटक हमारा राज्य बना। वहां का एक राजा, फेमस राजा थे टीपू सुल्तान, उनका पिताजी हैदर अली थे, जो कि मैसूर आंगल वाला युद्ध हुआ। वो सब छोड़िए, यहाँ पे डायरेक्ट ये बताना चाह रहे हैं कि वो लोग भी चंदन की लकड़ी को ही काट काट कर ले जा रहा था अपने देश, जो बहुत एकदम टिम्बर होता, मजबूती होता, और उससे नाव बनाने के लिए और स्लीपर्स बनाने के लिए कई सारे यूज करते थे। तो उसी को रोकने के लिए वही जो युद्ध हुआ था, मैं टीपू सुल्तान और क्या बोलते हैं अंग्रेजों के बीच। तो देखिए, मतलब पेड़ों से हमको फायदा क्या है? तो देखिए, हमें वनों से क्या मिलती है? लकड़ी, छाल, छाल जिसको हम लोग ऊपरी का जो त्वचा होता है पेड़ों का, उसको हम छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयां, भोजन, ईंधन। भोजन तो जान रहे हैं, ईंधन जो फ्यूल के रूप में उसके तेल का या और कुछ का यूज किया जाता है। चारा, खाद यानी उसके पत्ते को यही चारे के रूप में कई सारे मवेशी इसको खाते हैं, गाय बैल जो भी है। खाद इत्यादि प्रत्यक्ष या परोक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वनों और वन जीवन से प्राप्त होता है। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन जीव को नुकसान पहुंचाया है। ऐसा कोई और नहीं है कि जो वन को और वन जीव को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ इंसान, सिर्फ मानव जाति ही है जो वन को और वन जीव को नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान अगर हुआ है तो उपनिवेश काल में हुआ है। क्यों? क्योंकि उस समय जब, देखिए हम फिर से आपको बताते हैं, बहुत ज्यादा अगर टेक्नोलॉजी आई, बहुत ज्यादा अगर लोग एडवांस हुए, तो वो जब लेटेस्ट हुए, वो कब? जब टेक्नोलॉजी आई, और टेक्नोलॉजी वही एजुकेटेड जब लोग हुआ, तो फिर उस टाइम में टेक्नोलॉजी जब आया तो ये रेलवे लाइन का आविष्कार होने लगा। और रेलवे आविष्कार कब हुआ? जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय में बहुत ज्यादा जो है वो हमारा पेड़ों का, वनों का हमारे देश से ह्रास हुआ। रेल लाइन बनाने में, कृषि करने में, अंग्रेज हमसे कृषि कराने के लिए, खेती कराने के लिए बहुत सारे वनों को साफ कराया, बहुत सारे जगहों को मतलब पेड़ों को कटवाकर और उसको खेत बनाकर समतल करवाकर उसमें गेहूं, चाय, कॉफी, पटसन, क्या बोलते हैं वही जूट को उगा उगा कर और डायरेक्ट अपने देश को ले जाकर पहुंचाने के लिए, बेचने के लिए, वो यानी अपने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसको बेचने के लिए हमसे जो है वो साफ करवाया और खेती करवाया करता था। व्यवसाय, व्यवसाय के लिए भी वही, व्यवसाय मतलब बिजनेस। वाणिज्यिक वानिकी मतलब, वाणिज्यिक वानिकी मतलब सर, वाणिज्यिक वानिकी मतलब होता है किसी भी चीज को अति यानी ज्यादा मात्रा में दोहन करके और उसको बेचने के पर्पज से उसका मतलब यूज करना, बेचने के पर्पज से उसको निकालना। जैसे पेड़ों को बहुत ज्यादा मात्रा में बेचने के पर्पज से ही वो लोग निकालते थे कि सिर्फ हम अपने ही देश में स्थापित नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे देश को भी हम अपनी इमारती लकड़ी को, मोटी मोटी लकड़ियां को बेचेंगे। और खनन क्रियाओं में वृद्धि से वृद्धि से हुआ है। खनन क्रियाओं, जैसे हमको कोल माइंस है, मतलब कोयला का खान है, तो अंदर से कोयला को निकाल लें, तो ऐसे थोड़ी है कि पेड़ को हम वहीं छोड़ देंगे, पेड़ तो ऊपर से हटाना ही पड़ेगा। पहले क्या था कि लोग अंदर अंदर कोई भी खदान में, कोई भी खान में अंदर अंदर मिनरल को निकालते थे। अब क्या है, ओपनिंग माइंस होती है, डायरेक्ट ऊपर के परत मिट्टी को क्या करते हैं, हटाते हैं। ये ऊपर के मिट्टी को हटाने के बाद जाकर, तब जाकर हम क्या करते हैं, ऊपर के मिट्टी को हटाने के बाद तब जाकर हम कोल माइंस हो या फेरस माइंस हो या कुछ भी चीज का माइंस हो, तब जाकर हम उसको यूज करते हैं। चलिए देखिए अब, तो इसलिए उसके ऊपर से सारे के सारे पेड़ जो है वो काटने पड़ते हैं। तो वही कह रहा है कि खनन
क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी 1947 के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 से 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है। यानी कहने का मतलब वो पहले क्या था, वन था और बाद में उसको खेती करने योग्य भूमि बना दिया गया। कितना? तो 26,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को, लंबे चौड़े क्षेत्र को क्या किया गया, वनों को हटाकर और वहां पे खेती किया जाने लगा। ठीक है। अब देखिए, क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? यानी उस समय जो अंग्रेज आया, जो हमारे देश को गुलाम बनाया, तो क्या वो लोग खुद क्या बोलते हैं कि आया और आकर और वनों को कटवाया, उसको दोषी माना जाए या किसको माना जाए? तो देखो, हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन और वृक्षारोपण, अर्थात वृक्षारोपण मतलब वृक्ष को वही लगाना, और वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने के पेड़ों की दूसरी जातियां को खत्म हो गई। कहने का मतलब ये भी है, जब अंग्रेज लोग आए तो वो लंबे साल, सागौन, शीशम, देवदार, इस तरह के पेड़, बड़े बड़े पेड़ को जब लगाए तो सारे, अब देखिए, बड़े पेड़ अगर है कहीं, उसमें के नीचे अगर छोटे पेड़ हैं और लंबा कोई पेड़ अगर होने वाला है, तो छोटा पेड़ वो देखते हैं रहता है, वो छोटा पेड़ ऑटोमेटिक है कि वो कुछ दिन के बाद उसको सूर्य के प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा और वो सूख जाएगा। तो इस तरह से भी खत्म हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर सागौन के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए। यानी कई सारे छोटे छोटे देश, हमारा भारत देश है जो विविधताओं में परिपूर्ण है। यहाँ पे छोटे छोटे कई सारे पौधे होते हैं जो औषधीय हैं, जो हमारे लिए जरूरी है, जो जानवरों को लिए जरूरी था, जो कई सारे जानवर खाकर उसका पेट भरते थे। तो उस सब जो है बड़े बड़े, जब बड़े पेड़ वहां पे, जैसे सागवान का पेड़ लगाए, साल का पेड़ लगाए, चीड़ का पेड़ लगाए, तो मतलब बड़ा बड़ा जो पेड़ लगा, तो वो छोटे पेड़ पौधे जो है वो सब सूख गए। तो यहाँ पे देखिए, सागौन के एकल वृक्षारोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए, और हिमालय में चीड़, पाइन के रोपण से, चीड़ यानी लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं, और पाइन जो लंबे पेड़ होते हैं, उसके रोपण से हिमालय के ओक और रोडोडेंड्रोन वनों का नुकसान हुआ। यानी छोटे छोटे पेड़ सब सूख गए, या गलती से हैं भी तो वो ग्रो करेगा ही नहीं, क्योंकि बढ़िया से वो मतलब अपना बढ़ोतरी उसका होगा ही नहीं, क्योंकि बड़े पेड़ उसके ऊपर हैं जो सूर्य की प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचने दे रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और है अब आगे, अभी तो बहुत है, पर ये सिर्फ मतलब वन्य जीव के बारे में। बड़ी विकास परियोजना ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यानी कई परियोजना भी, कई सारे ऐसा परियोजना है जिसके कारण वनों का ह्रास हुआ है। वो क्या ना, जैसे नदी पर बांध बांधने से कई हजार हेक्टेयर जो भूमि है वो क्या हो गया, डूब हो गया, जलमग्न हो गया। अब देखिए, कितना भी बड़ा पेड़ हो, कितना भी वो मोटा पेड़ हो, चाहे कैसा भी पेड़ हो, अगर पानी डूब जाए तो वो पेड़ जो है वो देखते होंगे आप, सूख जाता है। तो यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है। 1952 से नदी घाटी परियोजना के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। अभी हुआ नहीं है, पर वो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 4 लाख हेक्टेयर लंबे चौड़े क्षेत्र में नर्मदा नदी पर जब बांध दिया जाएगा तो सारे के सारे क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब देखिए, फिर कह रहा है, वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहने का मतलब जहां जहां खुदाई किया गया वहां पर भी वन सब खत्म हो गए। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचा। जब वन ही खत्म हो जाएगा तो वहां पे वन्य जीव कहां से रहेंगे? तो ऑटोमेटिक है कि वन्य जीव भी खत्म हो जाएंगे। और इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया, और कई जातियों जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है के आवागमन मार्ग को बाधित किया है। देखिए, पश्चिम बंगाल में एक खान है जो डोलोमाइट निकाला जाता है, उस खनन से क्या हुआ, बीच में जब खोद दिया गया तो हाथी का जो आना जाना था, वो हाथियों का आना जाना भी बंद हो गया, और हाथी भी आ जा नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण उसको कई सारे वास स्थल तो नष्ट हुआ ही,
इसके अलावा उसका रास्ता भी बाधित हो गया, जिस कारण से उसे पर्याप्त मात्रा में चारे नहीं मिल पा रहे, यानी इस कारण से भी वन और वन्य जीव पर भी नुकसान पड़ा। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ी की कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। बहुत सारे लोगों को यह भी मानना है, बहुत सारे पर्यावरणविद ये मानते हैं कि दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है कि हम बहुत ज्यादा पशु की चराई करते हैं। वो पशु को चराने से क्या होता है कि जो छोटे छोटे पौधे जो उगते हैं सब खा जाएंगे, तो उसका विकास तो नहीं होगा, वो ग्रो नहीं करेगा। दूसरा ये भी कारण है ईंधन के लिए लकड़ी को ईंधन के लिए नहीं, हम जलाने के लिए, घर में खाना पकाने के लिए, बहुत सारे रूरल एरिया में आप देखे होंगे, जंगली एरिया में देखे होंगे कि वो पेड़ की टहनियों को काटने के बजाय डायरेक्ट पेड़ को ही काट देते हैं, और पेड़ को काटने से भी वनों का ह्रास हुआ। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियां काटकर की जा सकती है, न कि पूरे पेड़ को काटकर। लेकिन होता क्या है यार, चलो कोई नहीं देख रहा है, चलो पेड़ को ही डायरेक्ट काट के ले जाया जाए, टहनी को कितना इकट्ठा करते जा रहेंगे, इसीलिए वो डायरेक्ट पेड़ को ही काट लेते हैं, यानी टहनियों की काटने की बजाय टहनी को ही काटकर वो क्या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, पर ऐसे नहीं है। खनिजों, अब देखिए, वन पारिस्थितिक तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष है, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग के पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। देखिए, अनुकूल परिस्थितियां का है का मतलब उसके अनुकूल। चलिए एक टॉपिक खाली हिमालयन यौ, इसके बारे में क्या है, इसको आप खुद से भी देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। जैसे क्या है कि यहाँ पे हिमालय जो पर्वत है, आपको पता है 2400 किलोमीटर में लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ, तो यहाँ पे कई सारे औषधीय पौधा भी पाया जाता है, हम आप लोग को बताए थे। तो औषधीय पौधा में एक पौधा है जिसका जानते हैं क्या नाम है, ये देखिए, ये उसका नाम है कहां चला गया, हाँ, चीड़, यानी हिमालयन यो में चीड़ की एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है, जिसकी तना, जड़, पत्ते, छाल, सब से उसको एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है टक्सोल। और ये टक्सोल जो है, ये टैक्सोल क्या करता है, तो टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है और इससे जो है वो कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा कि दुनिया में कैंसर का कोई उपचार नहीं है, तो इसीलिए ये जो चीड़ जो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, उस पेड़ को डायरेक्ट काट के, उसकी छाल को, उसकी त्वचा को, उसके टहनी को काटने के बजाय डायरेक्ट पेड़ को ही काट के उसको पेड़ को हटा दे रहा है। और हटाने से ये क्या हो रहा है, वो टक्सोल नामक वही केमिकल के लिए, ताकि वो कैंसर का उपचार के लिए, तो आप जान ही रहे हैं कि कितना भी मुंह मांगा, अगर कोई पैसा मांग दे जितना तो उतना दे सकता है, क्योंकि कैंसर का कोई उपचार नहीं है। तो ये कैंसर के उपचार के लिए है, इसलिए बहुत ज्यादा महंगा बिकता है, जिस कारण से सब हिमालय से जितने भी ये चीड़ जो पौधा था वो सबको उखाड़ फेंक दिया, यानी इस तरह से वहां पे वो खत्म हो गया। और इससे बनाई गई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली दवा जो है कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से वनस्पति जात का खतरा पैदा हो गया। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और विभिन्न क्षेत्रों में यौ के हजारों पेड़ सूख चुके हैं, यानी एक दो नहीं बल्कि हजारों पेड़ इसको जो है वो निकालने से, यानी टैक्सोल नामक ये पदार्थ को निकालने से सारे के सारे पेड़ क्या होते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं। चलिए, अब ये पार्ट 1 में हम लोग इसको यहां तक पढ़े। अब हम लोग पार्ट 2 में, भाग 2 में दूसरा दिन इसको अगले पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ वन्य जीवों के बारे में पढ़े। अब हम लोग बारी बारी से पेड़ों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इंडिया में कौन सा पेड़ का क्या महत्व है, उन पेड़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बस दैट्स ऑल।